भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घरोंडा अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों, मजदूर, आढ़ती और अधिकारियों से बातचीत की। किसानों ने हुड्डा के सामने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट एजेंसियों को लाभ पहुंचाने और बाजार में फसल का रेट गिराने के लिए जानबूझकर देरी से खरीद शुरू करती है। सरकार पोर्टल की वकालत करने वाले मंडियों में जाकर किसानों से बातचीत करें, तभी सच्चाई पता चलेगी। किसानों को एमएसपी, मुआवजा, खाद, बीज, दवाई देने में विफल साबित हुई है। वहीं बीजेपी जेजेपी सरकार ने बाढ़ के वक्त मुआवजे के लिए, खरीद के वक्त एमएसपी के लिए तरसाया है। वहीं अब अन्नदाता की अनदेखी बीजेपी जेजेपी को भारी पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान फसल मंडी में आते ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाती थी। इसके चलते प्राइवेट एजेंसियों को भी एमएसपी से ऊंचे रेट पर खरीद करनी पड़ती थी। वहीं बाजार और में फसल का रेट बढ़ता था। इसके विपरीत मौजूदा सरकार जानबूझकर खरीद में देरी करती है, ताकि बाजार में फसल के रेट गिर जाएं और प्राइवेट खरीदारों के सस्ते रेट में फसल मिले और किसानों को घाटा हो। इतना नहीं, सरकार ने जानबूझकर धान की निर्यात पर भी रोक लगा दी है। आप ये सब यही है जी, किसान को कितनी भारी तकलीफ है जी। ये जो पोर्टल चला रखा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पहचान परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ ये जनता को तंग करने वाला पोर्टल है। 8-9 दिन से खरीद नहीं हो रही और एमएसपी देना शुरू करी 25 तारीख को, आवक हो गई 12 तारीख से। तो 25 और 12 के बीच में जो किसान सस्ता बेच गया, उसका क्या आज भी जो है भाव 2203 नहीं मिल रहा है। जिनको ये बताया 300 रुपये कम बिक रहा है, तो उसका कौन करेगा, कौन पूर्ति करेगा। तो किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, आढ़ती को आड़त नहीं मिल रही, सब परेशान है। आढ़ती के पास तो जगह ही नहीं, लिफ्टिंग नहीं है। जब 1 लाख क्विंटल तो लिफ्टिंग बाकी है अभी यहाँ इस मंडी में, और आगे फसल का टाइम आया हुआ है, डीएपी नहीं है। नारनौंद उपमंडल के गांव खाना में परम मित्र निर्माण संस्थान के एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान बाबा रामदेव और हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर जेपी दलाल समेत आर्य समाज के राज्य और प्रदेश के आचार्य ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री आचार्य सुकामा ने की। इस मौके पर परम मित्र निर्माण संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन रुद्र सेन आए हुए हैं और सभी अतिथियों का शाल ओढ़ाकर उन्होंने सम्मान किया। वहीं बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऋषियों के पदम चिन्हों पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कितनी भी मुसीबत आए, हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और ऋषियों को बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुलनीति हमको पता चलती है और ये जानकारी, ये ज्ञान दुर्भाग्य से आजकल विद्यालयों में नहीं मिलता। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें नहीं है, अभी नहीं आ रही, उसमें कितना आ सकता है, आएगा, देखा जाएगा। परंतु ये नहीं आने के पहले की जो थी उसमें बिल्कुल नहीं था। केवल गुरुकुलों में, विद्या भारती के विद्यालयों में, संघ की शाखाओं में ये जानकारी मिलती थी। अपने ऋषियों से वंशधरों के रूप में हम अपने आप को हर पर गौरवान्वित महसूस करें कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं, उनका अनुगामी हूं और जो महर्षि दयानंद के सपने थे उनको मुझे पूरा करना है। इस संकल्प के साथ और प्राणित रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और यही सपने को लेकर के जिए,
इसी सपने को लेकर के जिन्होंने जीवन को जिया और यहां से गए, लेकिन एक क्षण के लिए भी मैंने उनके जीवन में हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी नहीं देखी। हमेशा वो कहते थे, सच्चिदानंद सत्या प्रकाश में लिखा है, ईश्वर भक्त का जो लक्षण, ईश्वर भक्त कभी भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, पहाड़ के समान दुख खाने पर भी कभी जीवन में विचलित नहीं होता। हमने उनको बड़े बड़े संघर्ष करते देखा, छोटे से गांव से, खाना खेड़ी से लेकर के और रोहतक से लेकर के कहां ओडिशा और कहां उन्होंने झंडे गाड़े अपने पुरुषार्थ के। मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उपासक हूं। हमने इस कड़ी में 2 गुरुकुल से ब्रह्महसाई में गुरुकुल स्थापित किया, एक केरला में गुरुकुल स्थापित किया, और आज हम सब भारत मित्र संघ के परिसर में खड़े होकर के उन संकल्पों को दोहरा रहे हैं और उन संकल्पों के अनुरूप ही इस भारत मित्र संघ का निर्माण हुआ है। पानीपत में यमुना नदी में नहाने के लिए गए 5 नाबालिग डूब गए। नाबालिगों को डूबता देख वहां से गुजर रहे मौलवी ने किनारे पर मौजूद नाबालिग को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन जब तक 4 नाबालिग यमुना नदी में डूब चुके थे और पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन और कंट्रोल रूम नंबर पर दी जानकारी। वहीं गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। संयुक्त रूप से टीम लापता लोगों को तलाश में जुट गई और इसमें एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान 17 वर्षीय समीर के रूप में हुई। समीर की मौत का सदमा उसकी मां सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। वहीं हरियाणा और यूपी के गोताखोर तीनों नाबालिगों की तलाश में जुटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और कार्यवाही जारी है। छोटे वाला लड़का था जी। क्या नाम था? आमिर। हाँ जी, आमिर। हाँ। अच्छा, और कौन कौन थे इनके साथ? आमिर अमन। हम जी। हाँ जी, ब्रैकेट में आमिर अमन था जी। ये आज मैत मारे थे और यहाँ पर नहाने आए हुए थे तो यहाँ पर डूब गए जी। और प्रशासन से गुहार है तो हमारे गोताखोर जितने भी आसपास के हैं सभी को जल्द से जल्द भेजे भाई, हमारे बच्चे को ढूंढवाने में हेल्प करे। अच्छा, कहाँ आए हुए थे, कैसे क्या पता चला फिर? बस फोन हुआ था सर, यहाँ पे तामसन आए थे, जमात में आए थे। 2 लास्ट दिन था सर आज। हाँ जी, जाना था आज। कौन कौन थे गांव के? 3 बच्चे और बताए जा रहे, 2 और। एक सैफ अली था जी, एक समीर और एक वादी। ये लड़के तमसाबाद जमात में आए थे जी, और सुबह 8 बजे करीब नहाने के लिए आगे, स्नान करने के लिए। कि इसमें 5 लड़के थे, इनमें से एक तो बचा लिया, 4 डूब गए थे और एक का शव भी मिल गया। और 14-15 साल की उम्र के बच्चे थे, कोई 10वीं क्लास में करीबन पढ़ते थे। आज इन्हें गांव से जाना था अपने घर के लिए और आई हादसा होगा। पानी बहुत ज्यादा था, बच्चे उन्हें पता नहीं था जी। ये आज सुबह सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि तमसाबाद गांव में जमुना में 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। तो इसमें हमें बाद में पता चला, मौके पे आए थे सर। एक बच्चा जो है वो गांव जाम्बा से है जी और 3 बच्चे हैं जी जालपाड़ से। अभी तक क्या कुछ मदद की जा रही प्रशासन? सर प्रशासन के द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है जी, और जो बोट होती है बोट आई हुई है, अभी जाल लगा रखे जी, आप देख रहे हैं सर। तलाश तो कर ही रहे हैं। कैथल पुलिस के उप निरीक्षक रामलाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर इतिहास रचा है। उप निरीक्षक ने चोटी पर पहुंचकर नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया। साथ ही हरियाणा पुलिस का झंडा और डायल 112 के साथ तिरंगे के झंडे को फहराया। वहीं इस अवसर पर
पुलिस अधीक्षक उपासना ने बधाई देते हुए कहा कि उपनिरीक्षक रामलाल ने पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। अंबाला में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला। नगर निगम ने शहर के न्यू इंद्रीपुरी कॉलोनी में बने अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिला। लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने को तोड़ दिया गया। इससे पहले निगम ने लोगों को अवैध कब्जा खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी किए थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय ने बताया कि इन लोगों को 25 अप्रैल को एक नोटिस जारी कर दिया गया था, जिससे एक महीने के अंदर एक नोटिस देकर इन लोगों को घर खाली कराने को कहा गया था। हालांकि लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि शिकायतकर्ता ने भी अवैध अतिक्रमण किया है। उसका जवाब देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वहां पर कार्रवाई की गई है। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से पत्राचार हुआ था। इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री संजय जी हैं और उनके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये रास्ते पर जो एनक्रोचमेंट थी, उस एनक्रोचमेंट पर जितने मकान थे उनको जो अधिकारियों द्वारा हटाया गया। 25 अप्रैल को उन्हें नोटिस दिया था 11 मकानों को 11 मकान वालों ने नोटिस दिया था 25 अप्रैल को कि ये अनऑथराइज हैं, आपके रास्ते में आ रहे हैं। उसके बाद फिर एक महीने बाद 23/5 को फिर नोटिस दिया इन्हें कि भी आप अभी ये मकान आपके अनऑथराइज हैं। तो उनमें से 2 लोगों ने दिया कि भी हमारी रसीद दी उन्होंने कि रसीद हमारी और हमारा सही है। तो हमने आगे तहसीलदार को भेज दिया रसीद चेक कराने के लिए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया उनका। फिर 19 को हमने फिर नोटिस दिया कि अपने मकान खाली कर लो तोड़ने के लिए। चीन में आयोजित 19वें एशियाई गेम 2023 में 300 मीटर स्टेपल चेन में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी प्रीति लांबा का पृथला विधानसभा पहुंचने पर गांव जवा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आसपास के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर विजय यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर की गई। ग्रामीणों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और दोनों गांव की बेटी और उनके परिजनों को बधाई दी। ये काम इस तरह देखते हैं, जब एक बाप के नाम से जब औलाद जानी जाती है तो औलाद के नाम से क्या लगे प्रीति के पापा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया बाप के लिए। बच्चों के नाम से बाप को जाना जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। कितनी मेहनत सर, मैंने ना 3000 मीटर स्टीपल चेस में कांस्य पदक जीता है एशियन गेम्स में। क्या कुछ स्ट्रगल इस जीत के पीछे आपका रहा? मेरी तो सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने 2009 में गेम स्टार्ट किया था। उसके बाद पहले नेशनल मेडल आया जूनियर में, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में मेरा स्कूल DRM मेमोरियल पब्लिक स्कूल है जो इधर ही देवीलाल, ये उनके प्रिंसिपल हैं और अभी सरपंच हैं। तो उधर से मेरी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने मतलब नेशनल, पहले जूनियर फिर सीनियर फिर जूनियर में रिकॉर्ड, इस तरह धीरे धीरे मैंने किया।
बाढ़ में हरियाणा सरकार का जन संवाद जारी है। इस कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह बाजड़ा के हल्के गांव ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। वहीं ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकतर समस्याएं लोकल ही थी, जिनका मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और उनका तुरंत समाधान किया जाए। वहीं पत्रकारों ने जब पूछा कि हमारा और इजराइल की लड़ाई में देश का क्या स्टैंड है, तो सांसद चौधरी धर्मवीर ने कहा कि हमारा देश भारत आतंकवाद को खत्म करना चाहता है और हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस लड़ाई में इजराइल के साथ क्योंकि आतंकवाद किसी भी शांतिप्रिय देश के लिए उचित नहीं। देखो, आतंकवाद किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, आतंकवाद सबके लिए खराब है। इसलिए हमारे देश का स्टैंड सही है। अगर इसी प्रकार से हम आतंकवादियों को कोई भी देश बना देगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। बहादुरगढ़ के नागरिक हॉस्पिटल में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर मोहित के माता पिता, जीजा बहन और मामा मामी भी सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत दिखाए गए हैं, जबकि वो कभी हॉस्पिटल में आए ही नहीं। हॉस्पिटल में काम करने के लिए केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर ही आता रहा है और यहां तक कि हर महीने बनने वाली सैलरी स्टेटमेंट सीट पर भी सुपरवाइजर की जगह आरोपी की दस्तखत करता रहा है। हाल फिलहाल इसका खुलासा हॉस्पिटल के ही डॉक्टर की शिकायत पर हुआ है। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू हो गई है। अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि घोटाला कितना बड़ा है। सिविल हॉस्पिटल में काफी कुछ घोटाला है। ये भी कोई नया घोटाला नहीं है। ये पिछले 4-5 साल से घोटाला चलता आ रहा है। इस घोटाले में क्या है सर कि बहुत से कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे तो नहीं आते लेकिन घर बैठे सैलरी लेती है। ये कर्मचारी ज्यादातर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या उनके आपस में रिश्तेदार हैं। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें HKRN से संबंधित है और उसके लिए हमने यहीं से एक कमेटी गठित कर दी है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसके उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर भिवानी से है, जहां शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की झिझक खत्म करने की नई पद्धति निकाली है। शिक्षा विभाग ने 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जिले के हर स्कूल में रामलीला के मंचन का आयोजन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बच्चों को किसी भी टॉपिक को धारा प्रवाह में बोले जाने को लेकर हर स्कूल में रामलीला का मंचन का आयोजन होगा। उस रामलीला के मंचन में बच्चे ही कलाकार के तौर पर शामिल होंगे। बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से रामलीला के मंचन टॉपिक दिए जाएंगे। वहीं बड़े तो छोटे बच्चों को छोटे टॉपिक दिए जाएंगे ताकि वे आसानी से उनको याद कर सकें। वहीं स्कूल के शिक्षक भी सरकार के इस फैसले को काफी अच्छा बता रहे हैं। शिक्षक की सुनीता सागवान ने बताया कि इस तरह के फैसले काफी उपयोगी साबित होंगे। बच्चों में धारा प्रवाह बढ़ेगा और बच्चों में झिझक खत्म होगी, जिसकी वजह से वे ज्यादा कामयाब भी होंगे। जी, निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत बच्चों में जो भाषा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। नाटक मंचन का आयोजन हो गया और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों के भाषा प्रवाह को जारी रख रहे हैं। उसके माध्यम से उसी के हिसाब को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला सुई में भी एक रामलीला मंचन का आयोजन किया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत से बच्चे बच्चे सारे इतने उत्सुक थे कि हमने ये मुश्किल हो गया कि किस बच्चे को हम सेलेक्ट करें, किसको छोड़ें। लेकिन
हम नेक्स्ट टाइम पर जो बच्चे हमारे बच गए उनका नेक्स्ट टाइम पर जरूर उनका भी भागीदारी उसमें रहेगी। ये ऑलरेडी जो है हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे की भाषा और उसकी जो गणना है, न्यूक्रेसी है, उस पर जो है पकड़ बनाने के लिए टैलेंट कार्यक्रम चल रहा है। और उसी की कंटिन्यूटी में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने सभी विद्यालयों में जो है रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो उस रामलीला के मंचन में जो हमने दृश्य फाइनल किए, 6 दृश्य हमने किए हैं, कोई भी स्कूल 1 या 2 दृश्य को जो है उसका मंचन कर सकता है। साथ ही उसमें छोटे बच्चे जहाँ छोटे संवाद हो उसके लिए हैं, जो बड़े बच्चे उनको बड़े संवाद के लिए रखा जाएगा। फरीदाबाद के रहने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बदमाश बन गए। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीती जुलाई 307 की वारदात को अंजाम दिया था, जहां उनके कब्जे से एक बनेलो कार, 5 पिस्टल और एक देसी कट्टा और एक राइफल, करीब 1 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी निमका गांव का रहने वाला है। वहीं मुजेड़ी के तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। जिसमें 307 है, जुलाई महीने में एक लड़ाई झगड़ा और हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में। उसमें लगभग 3 महीने से फरार थे। तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5000 का इनामी भी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि पूछताछ में आया, इन्होंने बताया कि ये ताइक्वांडो का प्लेयर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में 2008 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था। उनकी टीम कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वहीं जांच टीम ने मौके पर मिले सामान के सैंपल भी भरे। वहीं कार्रवाई की जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर अमित चौहान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दुकान के पास कोई भी लाइसेंस बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो रसगुल्ले तैयार किए गए हैं और सामान आदि के जो सैंपल लिए गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर में सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेड की है। रसगुल्ला फैक्ट्री यहाँ पे मिली है हमें। इस रसगुल्ला फैक्ट्री का कोई लाइसेंस अभी तक इन्होंने नहीं बनवाया हुआ, लगभग 2 साल से ये चल रही है। और यहाँ पे हमने 4 सैंपल लिए हैं अभी, जो हम लैब में भेजेंगे और लैब की रिपोर्ट के आधार पे जो भी एफएसएस एक्ट में जो कार्रवाई बनेगी वो उन पे की जाएगी। रतिया एसडीएम जगदीश चंद्र ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कीटनाशक दवाइयों की दुकानों पर दस्तक दी, जिसे लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम ने कीटनाशक दवा विक्रेताओं की दुकानों की चेकिंग के साथ ही गुणवत्ता की जांच के लिए कीटनाशक दवा विक्रेताओं को प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई दुकानों से दवाइयों के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेजे गए। एसडीएम ने बताया कि कीटनाशक दवाइयों में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मामला नहीं, ये रूटीन की चेकिंग है। इसके अंदर हमने हमारे जो 2 QCI हैं, एक SDO एग्रीकल्चर वाले हैं, तहसीलदार साहब हैं, एक पूरी टीम बना के आज हम जितनी भी पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइजर्स की दुकानें हैं वहाँ पर इनकी सैंपलिंग करवाएंगे। फिर जो सैंपल लेके कलेक्ट करके हम इनको आगे लैब में भेजेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे।